हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फलक में। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ राजकीय नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, इससे प्रश्न तो एग्जाम में आते हैं और मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको बता दूंगी जिससे एग्जाम में कन्फ्यूज़न ना हो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्व को क्या कहा जाता है? DPSP। क्या कहा जाता है? DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, क्या कहा जाता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। समझ गए इस चीज़ को? अब देखते हैं फ्रेंड्स ये कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कहाँ से ये विचार आया, क्योंकि हर चीज़ किसी न किसी उद्देश्य की वजह से ही संविधान में जोड़ी गई है। जैसे मौलिक अधिकार को देख लेते हैं, उसका भी क्या था? एक उद्देश्य था कि क्या भारतीय नागरिकों को अधिकार मिल सके, राइट्स मिल सके, जिसकी वजह से वो अपने जीवन को सफलता से जी सके, आसानी से जी सके, उन पर कोई दबाव ना डाले, है ना। स्वतंत्र पूर्वक अपने जीवन स्वतंत्रता पूर्वक क्या करें? व्यतीत करें। तो मौलिक अधिकार एक पावर देता है नागरिक को, है ना। तो उद्देश्य उसका समझ गए कि क्या था। उसी तरह राष्ट्रीय नीति निर्देशक तत्व का भी कुछ उद्देश्य है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जब संविधान सभा में मौलिक अधिकार की विकास की बात कही गई थी तभी BN राव ने ही सुझाव दिया था राजकीय नीति निर्देशक तत्व का। उन्होंने कहा जिस तरह मौलिक अधिकार नागरिकों को मिल रहा है उसी तरह राज्य के लिए भी कुछ अधिकार होने चाहिए, जिसे क्या कहा गया? मौलिक अधिकार चूंकि तो बन चुका था पहले, है ना, भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में उसको रख दिया गया था। तो अब सोचा गया कि राजकीय नीति निर्देशक तत्व को क्या किया जाए? भाग 4 में डाल दिया जाए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 के अंतर्गत, है ना। तो अब जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व तो आ गया कि 36 से 51 में होगा, भाग 4 में होगा। ठीक है ना। अब इसका उद्देश्य जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। तो कहा गया जिस तरह के मूल अधिकार जो है क्या है? नागरिकों को पावर देता है, उसी तरह राज्य के लिए कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व होगा जो राज्य की इच्छा पर डिपेंड कर रहेगा। राज्य की इच्छा पर डिपेंड करेगा कि राज्य इसे देना चाहती है या नहीं, है ना। अगर वो नहीं देना चाहती है तो कोई उसके लिए क्या कर सकता है? क्लेम नहीं कर सकता, सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता, उच्च न्यायालय नहीं जा सकता, उसके लिए फाइट नहीं कर सकता। मौलिक अधिकार के लिए तो फाइट कर सकता है इंसान, बट राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए क्या करेगा? फाइट नहीं कर सकता है। समझ गए इस चीज को? तो इसका उद्देश्य ये था कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य की कल्याणकारी राज्य की स्थापना और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो इसका उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य में आगे जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के रूप से सभी को क्या मिल सके? न्याय मिल सके। तो उसकी स्थापना की बात की गई और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित हो सके, है ना। तो इसकी बात किसमें की गई? इसी के उद्देश्य से क्या किया गया कि राष्ट्रीय नीति निर्देशक तत्व का बनाया गया, निर्माण किया गया। अब आता है कि लिया कहाँ से गया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें क्या है? विदेशों से ली गई है ना, विदेश के संविधान से ली गई है। तो उसी तरह राष्ट्रीय नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। आयरलैंड से। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये जो सारे पॉइंट्स हैं इन सबसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है आपका। सभी से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले तो यही पूछ लेता है ज़्यादातर कि राष्ट्रीय निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या था, इसे क्यों संविधान में जोड़ा किया गया। तो किस लिए? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। तो नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान में क्यों जोड़ा गया? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए, है ना। अब आता है कि ये लिया कहाँ से गया है, कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट आता है कि किस भाग में है? तो किस भाग में है? भाग 4 में। कितने से कितने अनुच्छेद के बीच? तो अनुच्छेद 36 से 51। तो इतनी चीजें क्लियर होगी। अब बहुत लोगों ने राज्य की नीति निर्देशक के तत्व के बारे में कहा है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन जिससे पूछा जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। KT शाह से पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि ये KT शाह ने कहा था राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में कि ये एक ऐसा चेक के समान है जिसे बैंक अपनी इच्छा अनुसार देता है। क्या इसकी आलोचना की थी
कि यह एक चेक के समान है जिसे क्या है बैंक अपने इच्छा अनुसार देती है। अगर बैंक की इच्छा है तो चेक देगी, नहीं तो नहीं देगी। क्या है राज्य के नीति निर्देशक में, ये है ना बात कि वो राज्य की इच्छा पे डिपेंड करता है। अगर राज्य चाहे तो इसको दे सकती है, अगर राज्य चाहे तो इसे नहीं दे सकती है। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, हम उसके लिए फाइट नहीं कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, क्योंकि ये तो राज्य की इच्छा पे डिपेंड है ना। ये दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। बहुत सारी योजनाएं आती है, जब चाहती है सरकार योजना लाती है, जब चाहती है उस योजना को क्या करती है, समाप्त कर देती है, ठीक है ना। कभी पेंशन देती है तो कभी बंद कर देती है। तो सारी चीज़ें क्या है, राज्य की इच्छा पे डिपेंड कर रहा है ना। राज्य उसके जिम्मेदार है कि देगा या नहीं देगा। हम कुछ नहीं कर सकते, मिल गया तो खुश हो लेंगे, नहीं मिला तो उदास हो लेंगे, लेकिन उसके लिए हम फाइट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि यह एक चेक के समान है जिसमें बैंक अपनी इच्छा अनुसार देता है। केसी वीर ने क्या कहा, आप इसको याद रखेंगे, इससे बहुत बार क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है, ठीक है। अब केसी वीर ने क्या कहा, ये उद्देश्यों और आकांक्षाओं का क्या है, एक घोषणा पत्र कहा है। उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र किसने कहा है, तो केसी वीर ने कहा है कि ये उद्देश्यों और आकांक्षाओं का क्या है, घोषणा पत्र है। नेक्स्ट आता है कि भीमराव अंबेडकर ने इसके बारे में क्या कहा है। उन्होंने कहा है ये एक, इसे लोक कल्याण कहा है। क्या है, एक लोक कल्याण है। लोक कल्याण की तो बात कही गई है, इसी की वजह से कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए ना इसको बनाया गया था। तो उन्होंने कहा है कि इसे लोक कल्याण, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर हो गया, केटी शाह हो गया और केसी वीर आ गया। अब आता है कि इसमें कितने तरह के न्याय की बात की गई है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन संविधान में कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया है, एक तो प्रस्तावना में मैंने आपको पढ़ा दिया था, वहाँ किया गया था। 3 तरह के न्याय की बात की गई थी ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, क्योंकि लोक कल्याण में क्या है, ये तो बात है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, तो इसकी बात की गई। यानी कि यहाँ भी 3 तरह की न्याय की बात की गई है। एक क्वेश्चन और पूछता है एग्जाम में, उसको भी ध्यान देंगे। पूछता है ये कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 38 के फर्स्ट में। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। तो लोक कल्याण की वहाँ भी बात की गई है, मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो अनुच्छेद 38 के अंतर्गत क्या है, आता है। आप इसको याद कर लेंगे, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है कितने तरह की लोकतंत्र की बात की गई है, तो 2 तरह की। कौन कौन, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। कितने लोकतंत्र की बात की गई है, तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात कही गई है। नेक्स्ट आता है सिद्धांत। सिद्धांत आता है कि किस किस का सिद्धांत जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मिलता है ना। तो ये फ्रेंड्स, इसमें गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी, इन तीनों चीज़ों का सिद्धांत क्या मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। गांधीवादी विचारधारा जो थी उसको क्या रखा गया है राज्य के नीति निर्देशक में, कुछ अनुच्छेद में इसको लिया गया है। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए, उनके सपनों की वजह से, उनके सपनों को साकार करने के लिए उनकी बातों को, उनके विचारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के कुछ अनुच्छेद में क्या कर दिया गया, रख दिया गया है, ठीक है। वैसे तो इससे प्रश्न नहीं पूछेगा कि कौन कौन से अनुच्छेद में गांधीवादी विचारधारा आपकी मिलती है, लेकिन हम फिर भी याद कर लेंगे क्योंकि शायद मैं भी पूछ ले, पता नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, किस किस में रखा गया है, अनुच्छेद 40 में, 43 में, 43 के खा में, 46 में, 47 में और 48 में। इन सब अनुच्छेदों में गांधीवादी विचारधारा मिलती है। कौन कौन से अनुच्छेद, तो 40 में, 43 में, 43 के खा में, 46 में, 47 में और 48 में। 40 में क्या कहा गया है, ग्राम पंचायत के बारे में कहा गया है। तो आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत के बारे में जो था, भीमराव अंबेडकर जो थे इसके अगेंस्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि ग्राम पंचायत की स्थापना हो, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि क्या हो, ग्राम पंचायत की स्थापना की जाए। इसी वजह से दोनों में मतभेद चल रहा था, तो उस मतभेद को दूर करने के लिए इस चीज़ को क्या रखा गया, ग्राम पंचायत को अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया कि अगर जिस राज्य को जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, वो क्या करेगा, ग्राम पंचायत रखेगा। जिसको आवश्यकता नहीं होगी क्या करेगा, ग्राम पंचायत नहीं रखेगा। तो इसमें क्या हो गया, दोनों सहमत हो गए। तो मेन तो ये ग्राम पंचायत की बात जो है वो गांधीवादी ही थी, गांधी ने इसका विचार दिया था। तो इसलिए उसी तरह देखते हैं 47, वैसे सारे अनुच्छेद में जब अनुच्छेद पढ़ाऊंगी तभी आपको बता दूंगी। देखिए अनुच्छेद 47 में भी क्या है, यही कहा गया है ना कि शराब नहीं पीना चाहिए, हानिकारक पेय पदार्थ नहीं पीना चाहिए, लोगों को इससे बचना चाहिए। तो ये भी गांधी जी के विचार थे। तो इस तरह कहा गया कि गांधीवादी विचारधारा क्या है, अनुच्छेद
राज्य के नीति निदेशक तत्व के कुछ अनुच्छेद में मिलता है। कौन कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40, 43, 43 की खास 46, 47 और 48। अब आता है कि समाजवादी से क्या क्या मिलता है। समाजवादी विचारधारा में क्या क्या है? अनुच्छेद 38, 39, 39 का 41, 42, 43 का और 47। ठीक है, ये सारी विचारधारा कैसी है? समाजवादी विचारधारा है। ठीक है, समाजवादी विचारधारा में वही बातें हैं, लोक कल्याण की बातें कही गई, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके सभी को। तो वैसी विचारधारा क्या है? समाजवादी विचारधारा है। समाज के बारे में सोचा जा रहा है, समाज के हित के बारे में सोचा जा रहा है। तो इन सब का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 38 हो गया, 39 हो गया, 39 का हो गया, फिर 41 हो गया, 42 हो गया, 43 का हो गया, 47 हो गया। तो क्या हो गया? ये सारी चीजें जो है समाजवादी हो गई, समाजवादी विचारधारा हो गई। समझ गए इस चीज को फ्रेंड्स? अब आता है उदारवादी को, देख लेते हैं कि उदारवादी में क्या है। इसमें क्या क्या उदारवादी में? 44 है, 45 अनुच्छेद है, 48 का है, 49 है, 50 है और 51 है। ठीक है, तो ये सारे अनुच्छेदों में उदारवादी विचारधारा मिलती है। इनको आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आप देख लेंगे तो ज़्यादा टफ नहीं है, इजी वे में आपको याद हो जाएगा। तो याद रखेंगे तो बेटर होगा कि एग्जाम में प्रश्न अगर आता है तो आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। गांधीवादी विचारधारा क्या है? अनुच्छेद 40, 43, 43 के खा में 46, 47 और 48, यहाँ से लगातार 46, 47 और 48। और समाजवादी में क्या हो गया? 38 हो गया, 39 हो गया, 39 का हो गया, फिर 41, 42, 43 का हो गया और फिर 47 हो गया। उदारवादी में क्या है? 44 अनुच्छेद, 45, 48 का 49, 50 और 51। तो ये सारी उदारवादी विचारधारा थी। आई होप कि फ्रेंड्स आपका इतना जो है वो क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 36 क्या कहता है। जो 36 से 51 अनुच्छेद है, इन सारे अनुच्छेद को क्या करेंगे, हम याद कर लेंगे। तो एग्जाम में अनुच्छेद से भी क्या करता है, प्रश्न पूछता है। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 36 कहता है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा का वर्णन किसमें है? तो अनुच्छेद 36 में कहता है कि राज्य की परिभाषा जो नीति निर्देशक तत्व में के संदर्भ में है, उसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 36 में। यानी कि राज्य की परिभाषा का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 36 में। पूरे संविधान में राज्य की परिभाषा का जो वर्णन है सिर्फ 2 जगह किया गया है। कहाँ कहाँ किया गया है? एक तो मौलिक अधिकार के भाग 3 में अनुच्छेद 12 के अंतर्गत, और दूसरा कहाँ किया गया है? राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 के अंतर्गत। वहाँ था कि मौलिक अधिकार के संदर्भ में था, यहाँ क्या है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व में। वहाँ क्या था कि राज्य के लिए क्या था, वो नकारात्मक था, और यहाँ क्या है, सकारात्मक है। क्योंकि वहाँ तो ये था ना कि मौलिक अधिकार जो है मेरा अधिकार है, तो अगर राज्य उससे छीन नहीं सकता है, अगर लेता भी है तो फिर क्या हम उस पर वाद विवाद कर सकते हैं ना, उसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं। तो राज्य के लिए तो वो नकारात्मक हो गया, और सकारात्मक यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इस वजह से हो गया क्योंकि ये राज्य की इच्छा पर डिपेंड करता है। अगर वो देती है तो बहुत अच्छा, हम खुश हो लेंगे, और नहीं देती है तो क्या होगा, हम सिर्फ उदास हो सकते हैं, अपने अंदर घुसा सकते हैं, पर हम उसका क्या है, फाइट नहीं कर सकते। उसके लिए न्यायालय में हम नहीं जा सकते हैं, न्यायालय में उसके लिए हम चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि राज्य की परिभाषा जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। अगर ऑप्शन में देता है आपका अनुच्छेद 36, तब तो बहुत अच्छा, अनुच्छेद 36 टिक आउट कर देंगे। और ऑप्शन में अगर अनुच्छेद 12 और 36 दोनों देता है, तब हम अनुच्छेद 12 और 36 दोनों टिक आउट कर देंगे। लेकिन अगर इंडिविजुअली देता है, जैसे अनुच्छेद ए में 12 दे देता है, बी में 36 दे देता है, सी और डी में कुछ और दे देता है, तब हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, किसको पहले प्रेफर करेंगे? तो अनुच्छेद 12 को करेंगे, क्योंकि इसमें यही कहा गया था, इसमें यही कहा गया है कि राज्य की परिभाषा का अनुच्छेद 36 में वही वर्णन है जो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है ना। तो सबसे पहले वही बताया गया था कि राज्य का मतलब क्या है। राज्य क्या कहने का ये अर्थ नहीं है कि किसी स्टेट की बात कर रहा हो। राज्य के कहने का अर्थ है जैसे राज्य सरकार, जैसे संसद, जैसे विधानमंडल, जैसे भारत सरकार, जैसे केंद्र सरकार, जितने भी प्राधिकारी होते हैं वो सब, जैसे कि आपका एयरपोर्ट हो जाएगा, बिजली विभाग हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, राज्य के अंतर्गत आती है। समझ गए इस चीज़ को फ्रेंड्स?
तो सबसे पहले अनुच्छेद, अगर मौलिक अधिकार मैंने आपको पढ़ाया है तो सबसे पहले मैंने आपको वहाँ पे डिफाइन किया है कि राज के बारे में, राज किसके अंतर्गत आता है, राज के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है और यहाँ पे राज से क्या मतलब है। समझ गए इस चीज़ को। तो राज की परिभाषा का वर्णन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 36 में। हो गया, इस चीज़ को क्लियर हो गया। अब आता है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 कहता है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं। कहता है कि राज के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में क्या है, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, मतलब न्यायालय में हम जाकर इसकी चुनौती नहीं दे सकते हैं, ये वाद योग नहीं है। क्या है, ये वाद योग नहीं है। मतलब कि न्यायालय में जाकर के अगर हमसे राज की नीति निर्देशक तत्व जो है, सरकार कुछ हमें नहीं देती है, योजना कुछ लाभ हमें नहीं देती है जिसके अंतर्गत बताया गया है, तो हम इसके लिए क्या न्यायालय जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये न्यायालय में परिवर्तनीय है ही नहीं। यहाँ ये वाद योग नहीं है। वाद योग किसे कहा जाता है, जैसे न्यायालय में हम जाकर के क्या करें, चुनौती दें, है ना, अपने अधिकार के लिए फाइट करें, न्यायालय में बताएं जाकर कि मुझसे मेरा अधिकार छीना जा रहा। लेकिन हम नीति निर्देशक तत्व के मामले में कोर्ट जा ही नहीं सकते हैं, हम कोर्ट में जाकर के उसके लिए चुनौती दे ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि न्यायालय द्वारा क्या है, परिवर्तनीय नहीं है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये कहा गया है, तो अनुच्छेद 37 के अंतर्गत। अब आता है नेक्स्ट अनुच्छेद 38, जिसको मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। इसमें क्या बात कही गई है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, मतलब लोक कल्याण की बात कही गई है, यानी कि लोगों का कल्याण हो किस तरह, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से, है ना, भेदभाव ना किया जाए, समाज में कोई भेदभाव ना किया जाए, किसी के वंश की वजह से, जाति की वजह से, धर्म की वजह से, लिंग की वजह से कोई भेदभाव नहीं किया जाए। फिर आर्थिक रूप से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, ठीक है। राजनीतिक में भी देखते हैं भेदभाव नहीं किया जाता है कि अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो आप वोट नहीं दे सकते हैं, आप मेजोरिटी में आते हैं तो वोट नहीं दे सकते हैं, इस धर्म के हैं तो वोट नहीं दे सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ऐसा कहीं पे कोई बात नहीं कही गई है ना। ऐसा कभी नहीं होता कि आप किसी धर्म से हैं तो आप क्या है, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह का क्या है, राजनीतिक न्याय हो कि क्या समान सबको, लोगों को एक तरह का न्याय दिया जा रहा है कि आप क्या इलेक्शन लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस तरह की बातें किसमें की गई है, अनुच्छेद 38 के फर्स्ट में, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अब आता है 38 का 2, इसमें कहा गया है राज्य लोगों की आय, अवसर और सुविधाओं को की असमानताओं को दूर करेगा, है ना। यानी कि राज्य को ये कहा गया है, यानी कि राज्य में जो बता चुकी हूँ मैं पहले कि राज्य क्या है, तो कहा गया है कि ये क्या करेगा, लोगों की आय में, अवसर में और सुविधाओं में क्या है, जो असमानताएं हैं उनको क्या करेगा, दूर करेगा। ऐसा नहीं है, हो सकता है ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीर है जो और अमीर हो जाए और गरीब है जो और गरीब हो जाए, ऐसा नहीं। अवसर मिलेगा तो सभी को मिलेगा, जैसे कि आप वैकेंसीज वगैरह देखते हैं, आती है बहुत सारी वैकेंसी, तो क्या उसमें सब कोई जो एलिजिबल है, जो योग्य है, योग्यता रखता है, तो क्या करता है, उस अवसर का लाभ उठाता है। कोई वैकेंसी आती है तो उस अवसर का लाभ उठाता है, पढ़ता है, एग्जाम देता है, एग्जाम को क्रैक करता है, फिर जॉब लेता है। ऐसा तो नहीं कहा गया कि आप इस समुदाय के हैं तो आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं, फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप योग्यता रखते हैं तो आप फॉर्म भी भरिए, है ना, आप एग्जाम दीजिए। तो क्या है, आय की बात हो गई है ना, अवसर की बात हो गई, तो सुविधा है, ये सारी असमानताओं को क्या करेगा, राज्य दूर करेगा, है ना। किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 38 के 2 के अंतर्गत आता है। अब आता है 39 के, देखिए फ्रेंड्स 39 क्या कहता है, इसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पे का, ख, गा, घा करके देख रहे होंगे और यहाँ पे फिर 39 का वापस से देख रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये 39 जो था, ये जब राज के नीति निर्देशक तत्व बना तब तो ये वहीं से था, लेकिन ये 39 का जो का है, इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं ये भी बता देती हूँ कि 38 का जो 2 है, इसको भी जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। ये प्रारंभ में नहीं था, प्रारंभ में सिर्फ यही था, लेकिन इसको क्या किया गया, बाद में जोड़ा गया है। किसके अंतर्गत, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। अब देखते हैं 39। हाँ, तो 39 में मैंने बताया कि इसका जो अनुच्छेद था, इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो दिए गए। जैसे कि 39 में कहा गया कि राज्य के द्वारा कुछ नीति तत्व थे जिसको पॉइंट वाइज क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया है ना। लेकिन क्वेश्चन जो है एग्जाम में डिफिकल्ट करने के लिए क्या कर देता है ना, कि अनुच्छेद 39 का ख, गा, घा करके दे देता है। तब स्टूडेंट क्या करता है, कंफ्यूज कर जाता है कि अरे 39 का पॉइंट कैसे हो सकता है, 39 में तो सिर्फ एक ही अनुच्छेद था कि 39 और 39 का। लेकिन क्या करता है, वो वहाँ से पॉइंट्स को ले लेता है। समझ गए इस चीज़ को। तो इसमें 39 का में क्या कहा गया है, इसमें कुछ जो नीतियाँ रखा गया है उसको क्या कर दिया, पॉइंट वाइज अलग कर दिया गया, का, ख, गा, घा, अंगा, चा करके, है ना। तो का में रखा गया है 39 के का में
कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, ठीक है, कोई भी हो, सभी नागरिक को जीवन जीने के लिए यानी कि आजीविका के लिए पर्याप्त साधन क्या करेगा, प्राप्त कराया जाएगा, प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब इतना उसके साथ क्या, इतना साधन उपलब्ध करा देना चाहिए कि वो अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सके। सभी नागरिकों के लिए कहा गया है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को, यानी कि 100%, सभी मतलब क्या होता है 100%, सारे नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन क्या करना चाहिए, प्राप्त करने का अधिकार है। अधिकार है कि वो जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधन उन्हें मिल सके। लेकिन क्या ऐसा होता है, क्या सभी को जीवन जीने के लिए सभी तरह के एक ही तरह के साधन प्राप्त हैं कि सब आसानी से जीवन व्यतीत कर सके? ऐसा है? पर्याप्त साधन उपलब्ध है सबको? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसके लिए लड़ भी नहीं सकते हैं ना, ये क्योंकि मेरा मौलिक अधिकार है ही नहीं। तो इसलिए सरकार की मर्जी है, वो देती है तो अच्छी बात है, नहीं देती तो कोई बात नहीं है, वही कर सकते हैं। तो पुरुष और स्त्री को, सभी नागरिकों को क्या है, आजीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन मिल नहीं रहा है तो लेकिन मिल नहीं रहा है। ठीक है, बात है अनुच्छेद 39 का खाम, कहता है समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व। क्या कहता है? समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व। मतलब जितने तरह के भी समुदाय हैं, भौतिक संसाधन से अर्थ ये है जैसे पहाड़ हो गया, झरना हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, टूरिस्ट प्लेस हो गया, पहाड़ हो गया, ये सारी चीज़ें जो है क्या संसाधन है जिस पर किसी एक समुदाय का क्या है, राइट नहीं है कि वो सिर्फ पार्टिकुलरली एक ही समुदाय का होगा, सभी के लिए वो है। क्या हवा किसी एक के लिए हो सकता है? क्या पानी किसी एक के लिए हो सकता है? क्या पहाड़ या झरना किसी एक के लिए हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या है? सभी के लिए है। तो क्या है? समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण और स्वामित्व। इसका वर्णन किसमें किया गया है? 39 के खा में, यानी कि ये सभी को प्राप्त है, ये सारी चीजें सभी को प्राप्त है। 39 का गा क्या कहता है? उत्पादन के संसाधनों का केंद्रीकरण होने से रोकना। जैसे कि कुछ उत्पादन का संसाधन है, उसको ऐसा नहीं किया जाएगा कि किसी एक को मिलेगा, वो भी क्या होगा, सभी के लिए होगा। उसको सेंट्रलाइज नहीं किया जाएगा कि सिर्फ एक ही के लिए होगा, मतलब उसका विकेंद्रीकरण होगा, वो सभी के लिए होगा। ये किसमें कहा गया है? 39 के गा में। अब नेक्स्ट आता है 39 का घा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में क्या है, प्रश्न जो है पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें कहता है 39 के घा में कि स्त्रियों व पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। ये एग्जाम में फ्रेंड्स बहुत 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 बार पूछा गया है क्वेश्चन, और अनुच्छेद भी पूछा गया इसका। देखिए इसमें क्या है कि स्त्रियों व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। मतलब अगर कोई कार्य है जो उसको स्त्री भी कर रहे हैं और पुरुष भी कर रहे हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों कर रहे हैं उस कार्य को, तो ऐसा नहीं होगा कि वो पुरुष है तो इसलिए उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा उस काम के लिए और स्त्री को क्या मिलेगा, कम मिलेगा, है ना, क्योंकि वो लेडीज है। ऐसा नहीं होगा। या फिर स्त्री को ज़्यादा मिलेगा और पुरुष को कम मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों को अगर सेम काम है तो उसके लिए क्या मिलेगा, समान पैसा मिलेगा, है ना, समान पैसा मिलेगा, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्या ज़रूरी नहीं कि सरकार ये करे ही। अगर वो नहीं करती है तो हम उसके लिए कोई चुनौती नहीं दे सकते हैं, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सरकार की इच्छा पे डिपेंड करता है, क्योंकि पहले कहा है कि टीशा ने क्या कहा है, ये चेक के समान है जो बैंक की इच्छा अनुसार है, जो राज्य की इच्छा अनुसार है। ठीक है ना। तो स्त्रियों व पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कही गई है? 39 के घा के अंतर्गत। समझिए इस चीज़ को। अब आता है 39 का अंगा। इसमें कहा गया है राज मजदूरी करने वाली स्त्री और पुरुषों के स्वास्थ्य का दुरुपयोग को रोका जाएगा और साथ ही बालकों की अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि कहा गया है, जैसे कि कोई मजदूरी कर रहा है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, ठीक है ना, तो उनका क्या है, उनके हेल्थ का मिसयूज दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति है, बोझा ढो रहा है, अगर वो बीमार पड़ जाता है, हेल्थ इश्यूज़ को हो जाता है, फीवर है या किसी भी और बीमारी से क्या वो ग्रसित है, तो ऐसा नहीं किया जाएगा उसके साथ कि ज़बरदस्ती उससे उसको क्या किया जाएगा, उससे भारी काम करवाया ही जाएगा कि तुम ये काम करते हो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम चाहे इसके लिए बीमार ही क्यों नहीं रहो। ठीक है ना। तो ऐसी बातें नहीं कही गई है। किसके अंतर्गत? अंगा के अंतर्गत। मतलब उसे सुविधा दिया जाएगा कि कुछ दिन के लिए या तो लीव दे दिया जाएगा, फिर या फिर जो काम करने में सक्षम है, करने लायक है कि अभी बीमारी है मेरी, इस कंडीशन में हम इतना भारी काम नहीं कर सकते हैं, इससे हल्का कुछ काम कर सकते हैं, तो क्या उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उस चीज़ों का ध्यान दिया जाएगा, उसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। या फिर जो बालक हैं उनकी भी अवस्था का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, है ना, कि उनके साथ उनको
जिस उम्र के हैं उससे ज़्यादा क्या है भारी काम दे दिया जाए, है ना, ऐसा नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद अंगा के अंतर्गत, 39 के अंगा के अंतर्गत, ठीक है ना। अब आता है अनुच्छेद 39 का चा। इसमें कहा गया है बच्चों के स्वास्थ्य रूप के विकास के लिए अवसर, ठीक है ना। इसमें बच्चों की हेल्थ की बात कही गई है कि उनके हेल्थ को ध्यान में रखा जाएगा उनसे, जैसे कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को तो काम का है ही, जो मौलिक अधिकार में मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन इसमें क्या कहा गया कि उससे ज़्यादा उम्र के भी बच्चे हैं अगर, तो उनसे क्या है उनकी मजबूरी का क्या हो जाएगा, फ़ायदा नहीं उठाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो अभी मजबूर हैं, मजबूरी में कोई काम करना चाहते हैं जो भारी काम है, जो उनके योग्य नहीं है, ठीक है ना, जो डेंजर जगह है, खादान वगैरह, फिर भी क्या कहा जाएगा उनसे कि तुम वहाँ जाके काम करो। उस चीज़ों का ध्यान दिया जाएगा कि उनके हेल्थ पे इश्यू नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि वो बीमार पड़ जाए, उनकी हेल्थ को क्या किया जाएगा, ध्यान में रखा जाएगा, है ना। तो इसमें कहा गया बच्चों के स्वास्थ्य रूप के विकास के लिए भी क्या है अवसर देखा जाएगा, या फिर शोषण वगैरह जो होता है बच्चों का, वो सब क्या है, सब इसमें रोक लगाया गया है। समझ गए इस चीज़ को फ्रेंड्स। अब आता है अनुच्छेद 39 का, जिसको बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, यानी कि कानूनी फैसिलिटीज़ देना निःशुल्क। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, अगर उसके पास वो एबल नहीं है कि वो वकील रख सके या फिर कानूनी सहायता ले सके, उतना पैसा नहीं है, तो फिर क्या उसको मिलेगा, उसको फ्री में कानून की तरफ से क्या मिलेगा, सहायता मिलेगी। कानून क्या है, उसकी हेल्प करेगा। समझ गया? ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाएगा, उसकी भी मदद की जाएगी। तो निःशुल्क क्या है, कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। किसके अंतर्गत? 39 के का के अंतर्गत। अब आता है अनुच्छेद 40 कि ये क्या कहता है, जो गांधीवादी विचारधारा थी। इसमें कहा गया है ग्राम पंचायत के गठन की बात कही गई है कि जिस राज्य को लगे कि उसके ग्राम में ग्राम पंचायत की आवश्यकता है तो वो क्या करेगा, ग्राम पंचायत का गठन करेगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। और ये जान लीजिए फ्रेंड कि सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में क्या किया गया था, 2 अक्टूबर पंचायत का गठन किया गया था, पंचायत राज का। कहाँ? राजस्थान के नागौर जिले में। कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर को। इसके अगेंस्ट थे भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पंचायत का गठन हो, लेकिन ये महात्मा गांधी चाहते थे, गांधी जी चाहते थे कि नहीं, ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए। अब इसको इसलिए रखा गया राज्य की नीति निर्देशक तत्व में कि जिस राज्य को लगे कि आवश्यकता है तो क्या करे, वो अपने यहाँ ग्राम पंचायत की सुविधा दे सकती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपका सारा तो नहीं बट हाँ 36 से 40 तक अनुच्छेद जो है कंप्लीट हो गया है, और ये सारी चीज़ें भी मैंने बता दी है। बाकी का जो अनुच्छेद है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और जो उससे कुछ प्रश्न भी होंगे उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगी। आप जब तक इसको याद कर लेंगे, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।